कुछ साधारण चीजें होती हैं जो हमारी आंखों से देखने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन जब उन्हें बड़ा करके या माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है वो अचानक अजीब दिखने लगती हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोप के नीचे चीजों का रूप देखेंगे। नंबर 15, सुई पर छुपा हुआ पहाड़। जब इसे आंखों से देखा जाता है, एक सिलाई की सुई का सिरा बहुत चिकना और बहुत तेज लगता है। ये लगभग एक परफेक्ट नुकीला सिरा लगता है जो बहुत कम ताकत में कपड़े के आर पार जा सकता है। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ और ही नजारा दिखता है। चिकनी धातु एक पथरीले पहाड़ जैसी दिखती है। यहाँ आपको छोटी छोटी खांचें, खरोंचें, गड्ढे और असमान हिस्से उस चमकदार सुई में दिखेंगे। इसका सिरा भी सच में एक परफेक्ट बिंदु पर खत्म नहीं होता। बहुत करीब से देखने पर इसका सिरा थोड़ा गोल और खुरदुरा नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुई की बनावट खराब है, ये अब भी कपड़े के रेशे से तेज है। लेकिन जब कई गुना जूम किया जाता है तो पता चलता है कि सबसे छोटी चीजों में भी ऐसी खामियां होती हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती। यही बात चाकू और रेजर ब्लेड के साथ भी होती है। जो सीधा और चिकना किनारा दिखता है उसमें भी दांत, दरारें और खरोंचें होती हैं। ब्लेड का इस्तेमाल करते समय और भी हिस्से मुड़ जाते हैं या घिस जाते हैं, इसलिए भले ही रेजर ठीक ठाक दिखे, यह फिर भी घिस सकता है। माइक्रोस्कोप के नीचे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इसका पतला किनारा कैसे धीरे धीरे खराब हो रहा है। नंबर 14, वेल्क्रो के छोटे छोटे हुक। हम आमतौर पर वेल्क्रो को जूतों, बैग, कपड़ों और अन्य चीजों में देखते हैं जिन्हें आसानी से बंद और खोला जा सके, लेकिन इसे जोड़े रखने का काम गोंद नहीं करता। ये दो अलग अलग हिस्सों से बना होता है। एक तरफ बहुत सारे छोटे छोटे हुक होते हैं जबकि दूसरी तरफ मुलायम लूप्स होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरी साइड में छोटे हुक्स की कतार होती है। इनकी दिशा एक जैसी होती है और सिरा मुड़ा होता है जैसे छोटे मछली पकड़ने वाले कांटे। मुलायम साइड मोटी और उलझी हुई कारपेट जैसी लगती है जो कई धागों के लूप से बनी होती है। जब दोनों साइड्स मिलती हैं, छोटे हुक्स लूप्स में फंस जाते हैं। एक हुक से पकड़ मजबूत नहीं होती, पर सैकड़ों हजारों हुक्स मिलकर मजबूत जुड़ाव बनाते हैं। खोलने के लिए खींचा जाता है, हुक्स एक एक करके लूप से छूटते जाते हैं। यही वजह है कि जब इन्हें अलग किया जाता है तो वो जाना पहचाना वेल्क्रो की आवाज सुनाई देती है। यह विचार 1941 में शुरू हुआ था। स्विस इंजीनियर जॉर्ज दी मेस्ट्राल ने देखा कि कुछ पौधों के कांटेदार बीज उनके कपड़ों और उनके कुत्ते के बालों में चिपक गए थे। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उन बीजों को देखा, उन्होंने देखा कि वे छोटे हुक से भरे हैं जो कपड़े और बालों में फंस जाते हैं। उन्होंने इसी से प्रेरित होकर हुक और लूप फास्टनर बनाया। यह बायोमिमिक्री का स्पष्ट उदाहरण है। प्रकृति से विचार लेकर उपयोगी आविष्कार बनाने का यह उदाहरण नंबर 13 है। स्ट्रॉबेरी की एलियन जैसी सतह। स्ट्रॉबेरी एक लाल फल है जिसकी सतह पर छोटे पीले या भूरे बिंदु होते हैं। हम इन्हें बीज कहते हैं, पर वनस्पति विज्ञान में यह साधारण बीज नहीं होते। हर बिंदु एक छोटा और सूखा फल होता है जिसे एशीन कहा जाता है। हर एशीन के अंदर एक असली बीज होता है। वहीं जो नरम और लाल हिस्सा हम खाते हैं वह असली फल नहीं होता। यह फूल का बड़ा हिस्सा है जिसे रिसेप्टेकल कहते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्रॉबेरी की त्वचा खुरदरी होती है। बीजों के बीच गहरी खांचें और छोटे गड्ढे दिखते हैं। हर बीज छोटे पीले या भूरे पत्थर जैसा लगता है जो लाल सतह में धंसा होता है। कहीं कहीं बारीक बाल भी होते हैं जो मुश्किल से दिखते हैं। इसी कारण स्ट्रॉबेरी सूखी जमीन जैसी लगती है जिसमें छोटे पत्थर, गड्ढे और रेशे होते हैं। स्ट्रॉबेरी के बढ़ने में ये बीज भी अहम होते हैं। ये पौधे के हार्मोन बनाते हैं जो फल के लाल हिस्से को बढ़ाते हैं। छोटे छोटे बिंदु सिर्फ सजावट नहीं बल्कि असली फल का हिस्सा हैं और स्ट्रॉबेरी के विकास में महत्वपूर्ण हैं। सामान्य तौर पर यह एक आम फल दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये एक अजीब ग्रह जैसा लगता है जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियां, गड्ढे और जीवंत विवरण भरे हुए हैं। नंबर 12, इंसानी खून के अंदर की जीवित दुनिया। जब उंगली कट जाती है तो खून बस एक साधारण लाल तरल जैसा दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे आप देख सकते हैं कि यह अलग अलग कोशिकाओं से भरा हुआ है जिनका अपना अपना काम है। खून का आधे से ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा होता है। यह हल्का पीला तरल है जो पोषक तत्व ले जाता है, हार्मोन, प्रोटीन और शरीर के विभिन्न हिस्सों में अपशिष्ट उत्पाद। शेष भाग लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाएं सबसे अधिक होती हैं
वे छोटे, गोल और पतले दिखते हैं और बीच में थोड़ा धसे हुए होते हैं। इस तरह का आकार उन्हें अधिक सतह क्षेत्र देता है ताकि वे ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से ले जा सकें। ये लचीले होते हैं, पतली केशिकाओं से गुजरकर मुड़ सिकुड़ सकते हैं और फिर पुराने आकार में लौट आते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं बड़ी होती हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग हैं और शरीर को बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। कुछ चीजें बीमारी पैदा कर सकती हैं। प्लेटलेट्स सबसे छोटी होती हैं। चोट लगने पर वे जल्दी रक्तवाहिका के क्षतिग्रस्त हिस्से में इकट्ठा होती हैं। वे एक अस्थायी अवरोध बनाते हैं और रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं, जो लगातार खून बहने से रोकता है। इसलिए खून की एक छोटी सी बूंद सिर्फ लाल तरंग नहीं है, यह एक जीवित और व्यस्त प्रणाली है जो लगातार ऑक्सीजन पहुंचाती रहती है, बीमारियों से लड़ती है और घाव ठीक करती है। नंबर 11, तितली के पंखों के गुप्त रंग। जब आप मॉर्फो तितली के चमकदार नीले पंख देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें चमकीले धातुई रंग से रंगा गया हो। लेकिन जो नीला हम देखते हैं वह सामान्य नीला रंग द्रव्य नहीं है। माइक्रोस्कोप के नीचे पंख एक्चुअली हजारों छोटे शल्कों से ढके होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर छत की टाइल्स जैसे रखे होते हैं और चिटिन से बने होते हैं, वही मजबूत पदार्थ जो कीड़ों के बाहरी शरीर में भी होता है। हर शल्क में बहुत बारीक उभार और परतें होती है जो बाल की चौड़ाई से भी छोटी होती है। जब इस पर सफेद रोशनी पड़ती है, यह नीली रोशनी के हिस्से को ज्यादा ताकत से वापस भेजता है, जबकि बाकी रंग कम हो जाते हैं। इसे संरचनात्मक रंग कहा जाता है। इसका मतलब है रंग का निर्माण सूक्ष्म संरचनाओं के आकार और व्यवस्था की वजह से होता है, सिर्फ पिगमेंट के कारण नहीं। पंख या रोशनी का कोण बदलने पर चमक और रंग बदलते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर अब इस प्रणाली की नकल कर रहे हैं ताकि फीके न पड़ने वाले चमकीले रंग बनाए जा सकें, जिन्हें सुरक्षा चिन्हों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंसर में, कोटिंग्स और अन्य नए मटेरियल्स में। सामान्य नजर में तितली के पंख बस रंगीन लगते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे आप बहुत छोटी संरचना देख सकते हैं जो रोशनी को नियंत्रित करती है और बिना किसी सामान्य पेंट के रंग बनाती है। नंबर 10, नमक और चीनी के छिपे हुए क्रिस्टलों के आकार। चाहे नमक और चीनी रसोई में साथ साथ रखे हों, माइक्रोस्कोप के नीचे उनकी बनावट एकदम अलग अलग होती है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड से बनता है। क्रिस्टल बनने पर सोडियम और क्लोराइड आयन घनाकार ढंग से व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए नमक के कई दाने छोटे डिब्बों जैसे दिखते हैं। पीसने और प्रोसेस के कारण हर दाना परफेक्ट नहीं होता, फिर भी उनमें सपाट किनारे और लगभग 90 डिग्री के कोने दिखते हैं। चीनी अलग होती है। टेबल शुगर सुक्रोज से बनी होती है। इसके अणु बड़े और ज्यादा जटिल होते हैं, इसलिए इसका क्रिस्टल क्यूब के रूप में नहीं बनता। माइक्रोस्कोप के नीचे चीनी के दाने लंबे कांच के टुकड़ों जैसे दिखते हैं। इनमें नुकीले कोने, तिरछे किनारे और असमान आकार होते हैं। जब इन पर रोशनी पड़ती है तो इनकी सपाट सतहें चमकने लगती हैं। इसलिए भले ही नमक और चीनी दोनों सफेद और दानेदार दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से दोनों की अलग अलग क्रिस्टल संरचना दिखती है। बाहर से जो आकार दिखता है वह अंदर मौजूद बेहद छोटे कणों के व्यवस्थित होने के तरीके का नतीजा है। नंबर 9, तुम्हारी जीभ पर अजीब जंगल। जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हारी जीभ मुलायम और लगभग चिकनी दिखती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये जमीन जैसी लगती है जिसमें कई नोकें और उभार हैं। जीभ की सतह पर पैपिला नामक छोटे उभार होते हैं जिनका आकार और काम अलग अलग होता है। फिलीफॉर्म पैपिला सबसे अधिक होते हैं। ये नुकीले और सटे हुए होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप में ये जीभ पर छोटे कांटों जैसे दिखते हैं। इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं होती। इनका मुख्य काम जीभ को खुरदुरा बनाना है ताकि चीजों को पकड़ना, हिलाना आसान हो, चबाते समय भोजन तोड़ना आसान हो। इनके बीच फंगीफॉर्म पैपिला होते हैं जो गोल, लाल और छोटे मशरूम जैसे दिखते हैं। फंगीफॉर्म पैपिला में स्वाद कलिकाएं होती हैं, पर जीभ के सभी उभार सीधे स्वाद नहीं पहचानते। जीभ के किनारे और पीछे भी स्वाद कलिकाएं होती हैं, इसलिए इसकी ऊपरी सतह सिर्फ गुलाबी त्वचा नहीं बल्कि स्वाद, चबाने और निगलने में मदद करने वाली जटिल प्रणाली है। ये खाने की बनावट व तापमान महसूस करने में मदद करती है। नंबर 8, शेविंग के बाद रेजर ब्लेड जब नया होता है तो उसका धार पतला व लगभग सीधा होता है, लेकिन जब ये बालों के सख्त रेशों से गुजरता है तो इसका सिरा बदलने लगता है। माइक्रोस्कोप के नीचे छोटी दरारें, टूटे हुए हिस्से दिखते हैं और कुछ हिस्से थोड़े मुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे इसका बार बार इस्तेमाल होता है, टूटे हुए हिस्से बढ़ जाते हैं और पहले की धारदार किनारी अब असमान हो जाती है। ये चौंकाने वाली बात है,
क्योंकि बाल स्टील से नरम होते हैं। लेकिन MIT इंजीनियरों के एक अध्ययन के अनुसार ब्लेड के छोटे छोटे हिस्से तब टूट सकते हैं जब बाल धातु के कमजोर हिस्से पर गलत एंगल से टकराते हैं। रेजर को कुंद होने के लिए धातु का बड़ा हिस्सा निकलना जरूरी नहीं है, एज की पतली बनावट का टूटना ही काफी है। जब टूटे हुए हिस्से और दरारें बढ़ती हैं तो बालों के आर पार जाना मुश्किल होता है और लगता है जैसे वह त्वचा को खींच या रगड़ रही हो। इसलिए कुंद रेजर सिर्फ घिसती हुई ब्लेड नहीं है, यह भी एक ऐसी ब्लेड है जिसका आकार सूक्ष्म स्तर पर सही और समान नहीं रहता। नंबर 7, पराग के अंदर छुपी छोटी छोटी दुनियाएं। पराग फूलों में दिखने वाली पीली महीन धूल जैसा होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा कि हर कण का आकार एक जैसा नहीं होता। कुछ पराग गोल होते हैं और नुकीले कांटों से भरे होते हैं, कुछ लंबे, त्रिकोणीय या सतह पर छोटे छोटे छेद और धारियां लिए होते हैं। कुछ तो छोटे छोटे गोनों जैसे भी दिखते हैं, ताज या अजीब गहनों जैसे। ये आकार सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। खुरदरे और चिपचिपे पराग आसानी से मधुमक्खी और दूसरे कीड़ों के बालों में चिपक जाते हैं। जब कीड़ा किसी दूसरे फूल पर जाता है तो वह पराग भी साथ ले जाता है। कुछ पराग हल्के और चिकने होते हैं ताकि हवा से उड़ सकें। पराग का एक मजबूत बाहरी हिस्सा एक्सिन कहलाता है। ये पराग के अंदर के हिस्से की रक्षा करता है जब पराग को दूसरे फूल तक ले जाया जाता है। जब यह सही जगह पहुंचता है तो बीज बनने के लिए जरूरी पराग नली उग सकती है। पराग का इस्तेमाल कुछ जांच पड़ताल में भी किया जाता है, क्योंकि इससे यह पता लगाया जा सकता है कि यह किस पौधे से आया है। कपड़े, जूते, गाड़ी या किसी जगह पर छोड़ा गया पराग यह जानने में मदद करता है कि चीज या व्यक्ति कहां से आया है। सामान्यतः यह साधारण धूल जैसा दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में हर परागकण का आकार और एक प्रणाली होती है जो पौधों की संख्या बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 6, रेत के अंदर छिपे हुए रत्न। जब हम समुद्र तट पर देखते हैं ऐसा लगता है कि रेत के सारे कण एक जैसे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे हर कण का रंग, आकार और उत्पत्ति अलग हो सकती है। रेत एक ही तरह की सामग्री नहीं है। यह छोटे कणों के आकार को दर्शाता है, न कि वे किस चीज से बने हैं। ये पिसे हुए पत्थर, खनिजों से आ सकती है। सीपियां, मूंगा या ज्वालामुखीय सामग्री। कुछ समुद्र तटों की रेत मुख्यतः क्वार्ट्ज की होती है। ज्वालामुखीय द्वीपों पर वहां काले बेसाल्ट या ज्वालामुखीय कांच के टुकड़े हो सकते हैं। कहीं कहीं सफेद रेत प्रवाल और समुद्री जीवों के खोल के टुकड़ों से बनती है। बड़ा करके देखने पर कण पारदर्शी क्रिस्टल जैसे लगते हैं। कुछ कणों का रंग लाल, हरा, गुलाबी, एम्बर या काला होता है। कुछ कण चिकने होते हैं क्योंकि वे लहरों से लंबे समय तक घिसे हैं, जबकि कुछ तेज होते हैं क्योंकि वे हाल ही में चट्टान से टूटे हैं। एक मुट्ठी रेत में पहाड़, ज्वालामुखियों, नदियों और महासागरों से आए हजारों छोटे टुकड़े हो सकते हैं। दूर से ये साधारण समुद्र तट दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे रत्नों का संग्रह जैसा लगता है, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। नंबर 5, विनाइल रिकॉर्ड पर उकेरा गया संगीत। विनाइल रिकॉर्ड संगीत को डिजिटल फाइल के रूप में नहीं रखता है। आवाज खुद इसकी सतह पर उकेरी गई होती है। इसमें एक बहुत लंबा सर्पिल खांचा होती है जो रिकॉर्ड के बाहर से शुरू होकर घूमती हुई बीच तक जाती है। सामान्य नजर में यह नाली बस एक पतली सी लाइन जैसी दिखती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसके किनारों पर बहुत छोटे छोटे लहरें और बदलाव देख सकते हैं। ये पैटर्न रिकॉर्ड की गई आवाज का भौतिक रूप होते हैं। जैसे ही विनाइल घूमता है, स्टाइलस या सुई ग्रूव के साथ चलती है। स्टाइलस छोटे छोटे बदलावों के अनुसार हिलती और कांपती है। यही हरकत एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है। फिर इसे बढ़ाकर स्पीकर से म्यूजिक या आवाज के रूप में निकाला जाता है। रिकॉर्डिंग के शांत हिस्सों में ग्रूव की हलचल बहुत कम होती है। तेज आवाज में हरकत बढ़ जाती है और पैटर्न पिच व इंस्ट्रूमेंट्स के अनुसार बदलता है और आवाजें एक साथ बजती हैं। इसलिए माइक्रोस्कोप में ऐसा लगता है मानो आप म्यूजिक को भौतिक पैटर्न में देख रहे हैं। ये स्पीकर्स तक पहुंचने से पहले हर गाना वाइनल की सतह पर बहुत छोटे निशानों के रूप में उकेरा जाता है। नंबर 4, इंसानी बाल की परतदार सतह। जब इसे आंखों से देखा जाए, एक बाल का रेशा चिकना और सीधा दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी बाहरी सतह पर छत की टाइल्स जैसी छोटी छोटी कोशिकाएं एक के ऊपर एक होती हैं। इसे क्यूटिकल कहा जाता है। स्वस्थ बालों में क्यूटिकल्स बाल के तने से अच्छी तरह जुड़ी होती हैं, जिससे सतह समतल और बाल चमकदार दिखते हैं। लेकिन तेज गर्मी, केमिकल्स या बार बार रगड़ने से ये खराब हो जाती हैं।
कुछ क्यूटिकल्स उठ सकती हैं, टूट सकती हैं या निकल सकती हैं, जिससे बाल रूखे और उलझने लगते हैं। माइक्रोस्कोप में दो मुँहे बाल ज्यादा साफ दिखते हैं। सिरे ऐसे बंटते हैं जैसे पुरानी रस्सी धीरे धीरे अलग हो रही हो। जब बालों का शाफ्ट बढ़ जाए तो उसे पहले जैसा नहीं किया जा सकता। हेयर प्रोडक्ट्स इसके लुक को अस्थायी रूप से स्मूथ बना सकते हैं, लेकिन खराब हिस्से को काटना ही दो मुँहे बाल को हटाने का सबसे सीधा तरीका है। नंबर 3, हिमकर के अंदर जमी हुई कला। सामान्य नजर में बर्फ छोटे सफेद कणों जैसी दिखती है, लेकिन माइक्रोस्कोप में हर क्रिस्टल में डिटेल्ड पैटर्न होता है, जैसे वो बर्फ में उकेरा गया हो। हिमकर तब बनता है जब पानी की भाप बादल में किसी बहुत छोटे कण से चिपक कर जम जाती है, जैसे कि धूल या परागकण। पानी के अणुओं की बनावट के कारण बर्फ के क्रिस्टल में अक्सर 6 किनारे या षटकोणीय पैटर्न बनता है। जब ये बादल में गिरता है तो इसमें लगातार पानी की भाप जुड़ती रहती है। इसका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस तापमान और नमी से होकर गुजरता है। यह एक पतली प्लेट भी बन सकता है, लंबी सुई या शाखाओं वाली आकृति जो एक छोटी सी तारे जैसी दिखती है। दो जटिल हिमकण बिल्कुल एक जैसे मिलना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक के बनने के दौरान वो अलग अलग हवा, तापमान और नमी से होकर गुजरता है। हिमकण की 6 भुजाएं एक जैसी होती हैं, क्योंकि वे एक साथ बदलावों को महसूस करती हैं। इसलिए हिमकण केवल जमी हुई पानी की बूंद नहीं, बल्कि उस बादल की स्थिति का छोटा रिकॉर्ड है जिससे यह गुजरा है। नंबर 2, माइक्रोचिप के अंदर बसा छोटा शहर, वही जो सेलफोन में होता है। कंप्यूटर, गाड़ियों और कई आधुनिक मशीनों में लगी माइक्रोचिप भी छोटी होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले शहर जैसा दिखता है। यह बहुत सारी लाइनें, चौकोर आकृतियां और एक दूसरे पर चढ़े हुए पैटर्न दिखाई देते हैं। यह सड़कों व इमारतों जैसे दिखते हैं, पर असल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हिस्सा होते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक ट्रांजिस्टर हैं। ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नियंत्रित करते हैं। इन्हें पतली धातु की लाइनों से जोड़ा जाता है। तेजी से खुलने बंद होने वाले कई ट्रांजिस्टरों के कारण चिप डिवाइस के लिए जरूरी गणनाएं और निर्देश कर पाती है। एडवांस चिप्स की संरचनाएं बहुत छोटी होती हैं, इसलिए सामान्य प्रिंटिंग तरीका पर्याप्त नहीं है। कुछ आधुनिक चिप्स के निर्माण में एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट या EUV लिथोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लगभग 13.5 नैनोमीटर वेवलेंथ की रोशनी होती है। 3 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर नाम का मतलब यह नहीं है कि हर ट्रांजिस्टर का आकार भी उतना ही है। यह एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जनरेशन का नाम है। हमारे लिए यह सिर्फ सिलिकॉन का साधारण टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक बेहद जटिल सर्किट है जो कुछ ही सेकंड में बहुत सारी जानकारी प्रोसेस कर सकता है। नंबर 1, सूक्ष्म जलभालू। टार्डिग्रेड एक बहुत ही छोटा जानवर है जिसे वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से अधिकतर 1 मिलीमीटर से भी छोटे, गोल व छोटे शरीर वाले होते हैं। इनमें 4 जोड़ी पैर और हर पैर में छोटे नाखून होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ये पानी में चलते छोटे धीमे भालू जैसे दिखते हैं और आमतौर पर लाइकेन, मिट्टी, ताजे पानी व समुद्र में मिलते हैं। ये अमर नहीं हैं, लेकिन वे इसलिए जाने जाते हैं कि कुछ प्रजातियां बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं। जब वातावरण सूख जाता है तो टार्डिग्रेड अपना शरीर सिकोड़कर तुन बन जाता है। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है और वे पानी मिलने तक निष्क्रिय रह सकते हैं। भीगने पर यदि ज्यादा नुकसान न हो तो वे सामान्य गतिविधि में लौट सकते हैं। 2007 के एक अंतरिक्ष प्रयोग में भी साबित हुआ कि कुछ टार्डिग्रेड वैक्यूम और लो अर्थ ऑर्बिट की परिस्थितियों में जीवित रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी अनंत समय तक अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं। उनकी सहनशक्ति प्रजाति पर निर्भर करती है। एक्सपोजर की अवधि, वे सक्रिय या सूखी अवस्था में होते हैं, इसलिए टार्डिग्रेड अनोखे हैं। माइक्रोस्कोप में ये कार्टून जानवर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें एक जीवन रक्षा तंत्र है जिसे वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हमारी आंखों से न दिखने वाली दुनिया में ये एक याद दिलाने वाली बात है कि सबसे छोटे जीव में भी बहुत जटिल और अद्भुत क्षमताएं हो सकती हैं।